वाई डू वी सेलिब्रेट 5 जून एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे पूरा इतिहास है। अगर हम औद्योगिक क्रांति के इतिहास जो 19वीं शताब्दी से शुरू होती है उसको अगर खंगालते हैं तो देखते हैं कि इट वॉज इन 1960s एंड 1970s दैट industrial revolution and the impact of industrial revolution could be clearly seen on environment. So 1960s और 70s के दशक में हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का असर बहुत सारी राइटिंग्स में उस समय की होती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण राइटिंग है जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहली जो राइटिंग है वो है रेचल कार्सन की बुक, और जो फेमस बुक थी 1962 की रेचल कार्सन की, वो थी साइलेंट स्प्रिंग। It primarily critique the damage to the wildlife and human which has been done because of use of pesticides and agricultural chemicals. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल केमिकल की जो बात रेचल कार्सन ने किया है वो मुख्य रूप से डीडीटी है कि डीडीटी के प्रभाव से किस तरीके से एनवायरनमेंट में इसका असर पड़ा है और किस तरीके से डीडीटी हमारे फूड चेन के अंदर घुस गया है, or how it is being accumulated in the fatty tissue of animals and including human beings also, and it has caused cancer and also causing the genetic damage. So primarily she concluded in this silent spring, which became very popular and remains very important when we discuss environment till today. तो कार्सन प्राइमरली कंक्लूड करती है कि डीडीटी एंड यूज ऑफ अदर पेस्टिसाइड्स हैड हार्म एनिमल्स एंड हैड कॉन्टामिनेटेड द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई एंड फूड चेन। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है जो मुख्य रूप से उस समय 1960s और 70s के दशक की है वो है मरी बुकचिन की बुक जिसका नाम है आर सिंथेटिक एनवायरनमेंट। तो दूसरी महत्वपूर्ण बुक है वो है आर सिंथेटिक एनवायरनमेंट, जो मुख्य रूप से उस समय के अलग अलग इश्यूज़ के बारे में चर्चा करती है कि किस तरह से फूड को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, और स्पेसिफिकली वो डील करते हैं कि हाउ पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स एंड एक्सरेज आर एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो कॉजिंग कैंसर। तीसरा महत्वपूर्ण नाम इसी सीरीज़ में है वो है केनेथ बॉल्डिंग का 1966 का उनका एसे जो था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। एसे का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि द नीड फॉर इकोनॉमिक सिस्टम टू फिट इटसेल्फ टू द इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है उसको जो पर्यावरण की पूरी व्यवस्था है उसके साथ फिट होना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज कि जो हमारे पास संसाधन है उनकी सीमा है। अगर हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण बुक है केनेथ बॉल्डिंग का। इसके साथ साथ यूएन का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया था जो इस ग्लोबल कंसर्न के बारे में चर्चा करता था, एनवायरमेंट कंसर्न के बारे में चर्चा करता था, वो था ओनली वन अर्थ। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण उस समय ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था द क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम मुख्य रूप से 1968 में इसकी फाउंडेशन बनी थी, और ये मुख्य रूप से इसमें साइंटिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू पे ये रिसर्च करते थे। तो ये रोम में मिले थे, तो इसलिए इनको क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आया था जिसको हम कहते हैं द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आज तक जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसमें मुख्य रूप से चर्चा की गई है कंप्यूटर के द्वारा सिमुलेशन एक्सरसाइज किया गया है, और उसमें अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन और रिसोर्स डिप्लीशन, इन सब फैक्टर्स को, इन सब वेरिएबल को समझने की कोशिश की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कुड नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली बिकॉज इट विल लीड टू रिसोर्स डिप्लीशन। मतलब अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हमेशा नहीं चल सकता है, क्योंकि ये फाइनली संसाधनों को अंत कर देगा, इसका ख़त्म कर देगा। और इसी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई वुड रन आउट बाय 1992। तो ये कुछ डर दिखाया गया है इस रिपोर्ट में कंप्यूटर सिमुलेशन एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन कभी कभार इस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इस तरह का प्रेडिक्शन बहुत अतिशयोक्ति है। सच प्रेडिक्शंस आर रिवील्ड टू बी अ ग्रॉस एग्जेजरेशन एंड डिस्पाइट वाइड
widespread criticism of the methodology which was used in this report, the idea of limits to growth dominated the thinking about the environment for decades. So एक महत्वपूर्ण थीम बन गया था लिमिट्स टू ग्रोथ का जो आइडिया इस रिपोर्ट में जो बात कही गई थी। इन सब रिपोर्ट्स और किताबों के पश्चात हम देखते हैं कि जो सीरियस रिसर्च इस समय चल रहा था वो था मुख्य रूप से एसिड रेन को लेकर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था वो था ओजोन डिप्लीशन को लेकर। तो एसिड रेन के बारे में कहा गया और ओजोन डिप्लीशन के बारे में कहा गया कि इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। एसिड रेन का प्रभाव को निश्चित सीमा में हम नहीं कैद कर सकते हैं। उसी तरह से ओजोन लेयर का अगर डिप्लीशन होता है तो उससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें आएंगी उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण इशू उस समय महत्वपूर्ण बन गए थे, साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किए जा रहे थे। तो ये इन सब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि किस तरह से वैश्विक स्तर पे एक खासकर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है और अमेरिका है, इसमें इन सब मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण जागृति हुई थी और एनवायरनमेंट मूवमेंट भी चल रहा था इस समय इसको लेकर। तो इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एक कोशिश की गई 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कॉन्फ्रेंस करने की, जिसको हम बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस के रूप में जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्वीडन इन 1972. This became the first major conference on environmental issue, which was held from June 5th. So June 5th became very important landmark. So here we can see that we can trace the celebration which we do everywhere, every year on 5th June. So World Environment Day starts from the day on which the Stockholm Conference was actually convened in 1972. So this Stockholm Conference took place from 5th June to 16th June, and from there we celebrate 5th June as World Environment Day. But formally, if we say it was on 15th December, the same year 1972, that General Assembly of United Nations adopted a formal resolution designating 5th June as World Environment Day. तो 5 जून को जनरल असेंबली जो आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ की है, उसने एक रेजोल्यूशन पास के इस डेट को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए सुनिश्चित किया, और तभी से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। और तो इसमें क्या कहा गया, इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू अंडरटेक ऑन दैट डे, रेफरिंग टू 5th June, every year worldwide activities reaffirming their concern for the preservation and enhancement of environment, with a view to deepening environmental awareness and to pursuing the determination expressed at the conference. और यही जो डे है 5th जून जो सुनिश्चित किया गया, उसको एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं हम। इस 1972 के कॉन्फ्रेंस और 5th जून को जब डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसके पश्चात हम पूरे एनवायरमेंटल डिस्कोर्स को अगर हम ट्रेस करते तो यहाँ से ट्रेस करते हैं वर्ल्ड ओवर में। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के स्तर पे एनवायरनमेंट का जो डिस्कोर्स है, उनका पूरा जो रास्ता है एनवायरनमेंट डिस्कोर्स का, इसके बाद सुनिश्चित होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जाता है कि यूएन एजेंसी के रूप में, जो कोऑर्डिनेट करता है एनवायरनमेंट के इशू को वर्ल्ड ओवर में, जो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है वर्ल्ड ओवर में इसको लेकर। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जो चीज़ें इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उसके पश्चात हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में जो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, वो इसके पश्चात ही हम देखते हैं कि अलग देशों में मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। इसके साथ नेटवर्क्स ऑफ एनवायरनमेंटल NGOs भी क्रिएट किए गए इंटरनेशनल लेवल पे इस महत्वपूर्ण स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के पश्चात। और इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि ओजोन डिप्लेशन को लेकर अलग अलग कन्वेंशन भी होता है। तो ये पूरा सीरीज़ ऑफ इवेंट एनवायरनमेंट को लेकर इस पर्टिकुलर इवेंट जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस से डिराइव करता है वो चलता है। तो कभी और हम डिस्कस करेंगे जो एनवायरनमेंट डिस्कोर्स है, एनवायरनमेंटल गवर्नेंस है, उसके इश्यूज़ को। धन्यवाद।